ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सेकंड पेंडुलम। देखिए ये सेकंड पेंडुलम क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। सर, सेकंड पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। ऐसा पेंडुलम होगा, सिंपल पेंडुलम होगा जिसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 सेकंड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सेकंड पेंडुलम बोलेंगे। तो जनरल सी डेफिनेशन है, द सिंपल पेंडुलम whose time period of vibration is 2 सेकंड is called second pendulum। अच्छा, अब बात आएगी कि इसकी लेंथ क्या होगी। ये जो पेंडुलम होगा इसको सेकंड पेंडुलम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पर सेकंड, एक एक सेकंड के बाद में कहां से पास होगा, तो आंसर है मीन पोजीशन से पास होगा। जब ये यहां से ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा और इस एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा तो कितना टाइम हो चुका होगा, हाफ सेकंड। तो यहां से यहां आने में इसको हाफ सेकंड लगेगा, फिर से वापस आएगा तो कितना, हाफ, तो कितना हो जाएगा 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये अपनी मीन पोजीशन के अदर साइड क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर वापस आएगा। इसमें भी कितना टाइम लगेगा, इसमें भी 1 सेकंड लगेगा। तो हर एक सेकंड के बाद में ये कहां से पास होगा, मीन पोजीशन से पास होगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको सेकंड पेंडुलम बोला जाता है। लेकिन ये बात हम डेफिनेशन में नहीं लिखेंगे, डेफिनेशन में हम यही बात लिखेंगे कि जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है वो सेकंड पेंडुलम है। और ये आपको याद रखना है कि ये पर सेकंड, हर एक सेकंड के बाद क्या करेगा, मीन पोजीशन से पास होगा। एनीवेज, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अगर हमें ये पेंडुलम बनाना है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा तो उसकी लेंथ कितनी होगी। ये कल ही हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था और वो फॉर्मूला था T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। L इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। L क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अब ये जो टाइम पीरियड है ये किस पे डिपेंड करता है, क्या मास पे डिपेंड करेगा। हम जो उसके साथ बॉब लगाएंगे, जो एक मेटल का स्फीयर लगाएंगे, उसके मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा। वो कितने भी किलोग्राम्स का हो या ग्राम्स का हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, कंप्लीटली लेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर हम अर्थ के सरफेस की बात करें तो वहां पर क्या कांस्टेंट रहेगा, जी 9.8 कांस्टेंट होगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तब हम बोल सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब हम इसकी लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, किसकी, सेकंड पेंडुलम बनाना है हमें। प्रैक्टिकली हम इसको बनाना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितनी लेंथ का पेंडुलम बनाना होगा। तो लेंथ निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला बना लेते हैं या वैल्यू पुट कर देते हैं। टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 2 सेकंड इसका टाइम पीरियड है, इट इज 2 पाई रूट L अपॉन जी। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से क्या होगा, ये हो जाएगा 4 एंड इट विल 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L अपॉन जी। यहां से L का फॉर्मूला बना लीजिए। लेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा, L इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 पाई स्क्वायर इधर आएगा, ये 4 है, डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय जी। L तो यही रखना है ना, ये G डिवाइड में है तो यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसको कैंसिल करने के बाद में हम लोग लिखेंगे L इज इक्वल टू, G की वैल्यू पुट कर देंगे। G की वैल्यू कितनी आएगी, 9.8, और ये पाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3.14 इंटू 3.14 लिखा जा सकता है। ओके, इसको अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें ऐसा कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 10 आ जाएगा, और इन पॉइंट्स को अगर रिमूव करेंगे सो इट विल बी 100 एंड 100। अब जो जो क्वांटिटीज कैंसिल होती हैं उसको कैंसिल करते हैं। ये 98, 2 से हम इसको 2 की टेबल में आता है, ये कितना आ जाएगा 49, और इसको अगर आप कैंसिल करेंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा 157। अच्छा, ये 0 से 0 भी कैंसिल हो सकती है, ये 100 को कैंसिल करते हैं, इट विल बी 50 एंड 314 को क्या लिख सकते हैं 157। बस, इसके बाद कोई कैंसिलेशन नहीं होगा क्योंकि डिवाइड में 157 है, अब वो किसी भी टेबल में नहीं आएगा। तो क्या क्या क्वांटिटीज रहेगी, 49 इंटू 50 इंटू 10 एंड डिवाइड बाय 157 इंटू 157। ये कैलकुलेशन आप करोगे, ये कितना आ रहा है 2400 24500, और ये आएगा
2467 या 49, आई थिंक 49 आएगा, हाँ 49 आएगा इसमें। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा 0.993 और एक इसमें आएगा, ये रिजल्ट आ रहा है मीटर में, क्योंकि हमने अभी तक जो भी क्वांटिटीज इसमें लिखी थी वो सब किस में लिखी थी, एसआई यूनिट्स में लिखी थी, तो लेंथ भी किस में आएगी, एसआई यूनिट में आएगी। आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 99.3 सेंटीमीटर। तो अप्रोक्सीमेटली कितने सेंटीमीटर की स्ट्रिंग लगानी पड़ेगी, 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप 100 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिंग लेकर के उससे पेंडुलम बनाएंगे तो वो जो पेंडुलम बनेगा वो कौन सा पेंडुलम होगा, वो पेंडुलम सेकंड पेंडुलम होगा जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड रहेगा। सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को इसका टाइम पीरियड डबल करना है, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड मुझे डबल करना है, तो कितनी लेंथ का पेंडुलम बनाना पड़ेगा। या एक मिनट, ऐसा भी हो सकता है, इसका अपोजिट भी कर सकते हैं आप, वो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। अगर मैं इसकी लेंथ को डबल कर दूं तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी लेंथ को डबल कर दूं तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट आएगा, वो आप निकाल करके बताइए। अभी इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, बताओ। नहीं 4 सेकंड नहीं होगा, ये रूट एल स्क्वायर है, अंडर रूट एल है ना, ये थोड़ी है टी इज इक्वल टू एल थोड़ी लिखा हुआ है कि इसको डबल किया तो ये भी डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो अंडर रूट एल है वो। मैं आपको बोल रहा हूं कि लेंथ को डबल करना है, अगर हम लेंथ को डबल करेंगे तो टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आएंगे, लेंथ को डबल करेंगे तो टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आएंगे, चेंज तो आएगा, नो चेंज कैसे, करेंगे कैलकुलेशन। मैंने आपको बोला कि लेंथ 2l कर दी गई है, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि t की वैल्यू को क्या लिखा जाता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। फॉर द सेकेंड पेंडुलम हमने इसको क्या लिखा था, ये पूरी क्वांटिटी का जो भी रिजल्ट आएगा टाइम पीरियड वो कितना आ रहा था, 2 सेकंड आ रहा था। तो ये हमारी एक इक्वेशन है जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। अगर हम इस लेंथ के लिए टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम इसको किससे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे टी डैश से। इस टाइम पीरियड को हम टी डैश से लिखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट, लेंथ को क्या लिखेंगे, लेंथ को लिखेंगे 2l अपॉन जी। अब इस कैलकुलेशन में एक देखिए, हम लोग यहाँ पर अंडर रूट 2 को यहाँ बार लिख देते हैं, तो फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, ये मैंने लिखा अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई में क्या है, ये 2 पाई, यहाँ पर क्या रह जाएगा, ये रूट 2 को मैंने आगे लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर रह जाएगा l अपॉन जी। इसकी वैल्यू कहीं पर दिख रही है क्या आपको, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर 2 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ये होगी टी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 रूट 2, इसकी वैल्यू होती है 1.414 और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो द टाइम पीरियड विल बी 2.828 सेकेंड। अगर आप लेंथ को डबल करोगे तो उस केस में इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड होगा 2.828 सेकेंड। ठीक है, डबल नहीं हो रहा, लेंथ डबल करने से टाइम पीरियड में इतना चेंज आ रहा है, 0.828 का चेंज आ रहा है। ओके, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, और उसकी जो भी इक्वेशंस हैं वो भी मैं आपको बना करके बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, अनडैम्प्ड एसएचएम, अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए अभी तक हमने जो भी स्टडी की है ना वो अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही स्टडी की है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसका एम्पलीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा, इसका एम्पलीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा, जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि किसी भी तरह के डिसिपेटिव फोर्सेस
या आप लोग बोल सकते हैं डैम्पिंग फोर्सेस प्रेजेंट नहीं थे। हम एक पेंडुलम को चला रहे हैं, हम उसमें ऐसा कंसीडर कर रहे थे कि ये जो पेंडुलम हम लोग इसमें ऑसिलेट करवा रहे हैं, ये किस में करवा रहे हैं, एक ऐसे चैम्बर में ऑसिलेशन करवा रहे हैं जहां पर हमने क्या क्रिएट कर रखा है, जहां पर हमने वैक्यूम क्रिएट कर रखा है। तो अगर ये इस जगह पर ऑसिलेट करेगा तो इसके ऑसिलेशन कभी नहीं रुकेंगे, और ऑसिलेशन की क्या चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी, उसका टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी, और क्या चेंज नहीं होगा, एम्पलीट्यूड। तो इसके सारे पैरामीटर कांस्टेंट रहेंगे, इसके सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट रहेंगे। और अभी हमने चैप्टर में जो भी स्टडी की है वो इसी के बेसिस पे स्टडी की है कि किसी भी तरह के दूसरे फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पेंडुलम को वैक्यूम में ना चला करके एयर में इसको ऑसिलेट करवाऊं या किसी मीडियम में ऑसिलेट करवाऊं तो क्या होगा? अगर ये पेंडुलम हम लोग स्विमिंग पूल के अंदर चलाएं जहां पर वाटर है सब तरफ, तो उसमें आप इसको डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो ये एक ऑसिलेशन भी क्या नहीं कर पाएगा, कंप्लीट नहीं कर पाएगा, रुक जाएगा। तो हम लोग उसी के लिए बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जो स्टडी किया वो कैसा ऑसिलेशन है, वो अनडैम्प्ड एसएचएम के बारे में स्टडी किया। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा विद एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड लिखा मैंने, प्लस से माइनस है, ये 0 होगा। और यहां पर हम लोग इस एक्सिस पे किसको लिखेंगे, टाइम को लिखेंगे, 0, t/4, t/2, 3/4t, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल T। तो इसके लिए हम अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ बनता है, इस तरह का ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ कैसा रहेगा, नेक्स्ट ऑसिलेशन के लिए सेम रहेगा या डिफरेंट होगा, सेम रहेगा। तो नेक्स्ट ऑसिलेशन में भी ये ग्राफ ऐसा चलता रहेगा। तो इसके एम्पलीट्यूड में क्या नहीं आएंगे, एम्पलीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी तरह की डैम्पिंग नहीं हो रही है। डैम्पिंग का मतलब है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन पढ़ा होगा आपने, नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसके लिए हम लोग रिटार्डेशन वर्ड यूज करते हैं। रिटार्डेशन मतलब कमी आना। कमी किसके कारण से आएंगी, डैम्पिंग फोर्सेस के कारण से। या इसकी बजाय हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम इसको एयर में चला रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस होगा, अगर हम इसको वाटर में चलाएंगे तो वाटर के पार्टिकल इससे टकराएंगे। जब ये पेंडुलम इस तरफ जा रहा होगा तब भी क्या होगा, इसके रास्ते में क्या आएंगे, पार्टिकल्स आएंगे। तो जब ये मीन पोजीशन से दूर जा रहा होगा तब भी डैम्पिंग होगी, और जब वापस आएगा मीन पोजीशन की तरफ तब भी रास्ते में पार्टिकल्स होंगे। तो इसकी एनर्जी उन पार्टिकल्स में ट्रांसफर होती रहेगी। तो धीरे धीरे ये ऐसा ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, फिर इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, लास्ट में जाकर के ये रुक जाएगा, इसका ऑसिलेशन ही खत्म हो जाएगा। एनर्जी सारी की सारी कहाँ चली जाएगी, मीडियम के पार्टिकल्स, आसपास जो भी सराउंडिंग मीडियम है उसमें उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये समझ आ गया अनडैम्प्ड एसएचएम क्या होगा, जिसमें कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी इन द एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्सेस, इन द एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्सेस, जिसमें किसी भी तरह के डिसिपेटिव डैम्पिंग फोर्सेस या रेजिस्टेंस नहीं होंगे, तब जो एसएचएम होगा उसको अनडैम्प्ड एसएचएम बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, विच इज डैम्प्ड एसएचएम। इसमें क्या होगा, इसमें एम्पलीट्यूड सेम रहेगा या चेंज होगा, चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ ये चेंज होता जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज होगा। ओके, डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्प्ड एसएचएम, इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ in which we are representing amplitude on the y-axis and on the x-axis we are representing time। इस केस में पहले ऑसिलेशन में तो एम्पलीट्यूड पूरा रहेगा, फिर धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, लास्ट में जाकर के एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। ये कौन से ऑसिलेशन का ग्राफ होगा, या कौन से एसएचएम का, ये डैम्प्ड एसएचएम का ग्राफ होगा। अच्छा, ये किस कारण से हो रहा है ऐसा, इसका एम्पलीट्यूड कम क्यों हो रहा है? अभी मैंने कुछ नाम लिए थे, डैम्पिंग फोर्सेस, ठीक है, आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं, मैं आपको तीनों चारों बातें बता देता हूं। डैम्पिंग फोर्सेस, डिसिपेटिव फोर्सेस, विस्कस फोर्सेस या रेजिस्टेंस बोल सकते हो। डिसिपेटिव मतलब जो कमी कर दे, एनर्जी के अंदर डिक्रीमेंट कर दे, उसको डिसिपेटिव फोर्स बोलते हैं। जैसे कि हम लोग बाइक और कार को यूज करते हैं, हमारी कार जो है वो 4000 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, उसका इंजन फॉर एग्जांपल 4000 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। क्या वो सारी एनर्जी से कार आगे बढ़ रही है? क्या एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है। कहां कहां पे डिसिपेशन हो रहा है? एक तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है,
तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसमें से कुछ एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो रही है और कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है। इंजन गर्म हो जाता है क्या? पिस्टन जब मूवमेंट करते हैं और वो अप डाउन मूवमेंट करते हैं तो उस केस में इंजन पूरा गर्म हो जाता है, तो वो हीट एनर्जी की फॉर्म में रेडिएट होता है। लास्ट में टायर जो है वो रोड के साथ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे तो वो भी गर्म होंगे। तो क्या होगा, सब जगह पर क्या प्रेजेंट होंगे? डिसिपेटिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगे जो डिसिपेशन करेंगे। तो उसमें डिसिपेशन कौन कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। उसमें सब जगह पर जो डिसिपेशन हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है? वो फ्रिक्शन फोर्स के कारण हो रहा है। तो हम ऐसे फोर्सेस को डिसिपेटिव फोर्सेस बोलते हैं जो हमारी एनर्जी की वेस्टेज करते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी का वेस्टेज ही तो हो रहा है। जो एनर्जी हम पेंडुलम को देंगे, जो एनर्जी हम स्प्रिंग को देंगे, वो उससे ऑसिलेट ही नहीं करेगा। धीरे धीरे उसकी एनर्जी कहाँ चली जाएगी? सराउंडिंग मीडियम में। धीरे धीरे उसकी एनर्जी कहाँ चली जाएगी? सराउंडिंग मीडियम में। और लास्ट में इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, मतलब कि एम्पलीट्यूड भी जीरो हो जाएगा। फिर ये कहाँ रहेगा? मीन पोजीशन पे। किसी भी तरह का ऑसिलेशन ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अच्छा, मैं एक डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने स्प्रिंग के बारे में डिस्कस किया था। वर्टिकल स्प्रिंग, इस तरह से हम लोग एक स्प्रिंग लगा देते हैं और इसके साथ में हमने ये मास सस्पेंड कर रखा है। ये एक ऑब्जेक्ट है m मास का, इसको हमने सस्पेंड किया। अच्छा, ये जो ऑसिलेशन हमने स्टडी किए थे, ये किसमें स्टडी किए थे? क्या मान करके स्टडी किए थे? कि आसपास कोई भी मीडियम नहीं है, किसी भी तरह का डिसिपेटिव फोर्स नहीं है। उस केस में ये क्या करता रहेगा? कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहेगा और इसकी एनर्जी में किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा, किसी भी तरह का डिसिपेशन नहीं होगा। अब हमने यहाँ पर एक बीकर रखा। इस बीकर के अंदर हम लोग वाटर को फिल कर देंगे या कोई भी लिक्विड इसमें फिल कर सकते हैं। अच्छा, और मैंने यहाँ पर क्या किया? एक रोड को इसके साथ वेल्ड किया। वेल्ड करके यहाँ पर मैंने एक वेन लगा दिया। वेन मतलब कि एक प्लेट लगा दी। ये प्लेट प्लास्टिक की हो सकती है और ये भी क्या हो सकता है? इसको हमने फिक्स कर दिया किसी भी तरह से। इसके साथ में मेटल की प्लेट भी हो सकती है और इसमें हमने क्या फिल कर दिया? ये लिक्विड फिल कर दिया। अब इसके ऑसिलेशन को आप ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से ये ऑसिलेट करेगा, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर एक स्केल लगा दिया। और इस बीकर को थोड़ा छोटा करते हैं ताकि हम लोग इसमें इसकी ऑसिलेशन को दिखा सके। अभी ये इसकी मीन पोजीशन है, तो मैंने इस मास के साथ में एक पॉइंटर लगा दिया। ये पॉइंटर है P, तो यहाँ पर आपको किसके बारे में बताएगा? मीन पोजीशन के बारे में बताएगा। अब अगर मैं इसको यहां से डिस्प्लेस करूं और डिस्प्लेस करके जैसे ही छोड़ूंगा क्या होगा? ये ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करेगा तो हम इसकी पोजीशन को नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑसिलेशन में ये यहां से यहां तक ऑसिलेट कर रहा था, सेकंड ऑसिलेशन में यहां से यहां तक कर रहा था, थर्ड में यहां से यहां तक, फोर्थ ऑसिलेशन हुआ ही नहीं। तो क्लियरली दिखेगा डैम्पिंग हो रही है। तो ये अरेंजमेंट से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डैम्पिंग फोर्सेस काम करेंगे। वो डैम्पिंग फोर्सेस किस कारण से होगा? ये हमने इस मीडियम के अंदर इसको ऑसिलेट करवाया। अच्छा, अब इसमें दो फोर्स काम करेंगे। पहले तो एक ही फोर्स काम करता था। कौन सा फोर्स? अगर मैं इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करता था तो एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करता था। उस रीस्टोरिंग फोर्स को हम किससे लिखते थे? माइनस के एक्स से। ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से मैंने अगर इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया और रिलीज किया तो उस केस में इस पर इतना रीस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता था, जिसकी वजह से ये फिर से कहां जाता था? मीन पोजीशन की तरफ जाता था। अब एक फोर्स और काम करेगा। जब ये मीन पोजीशन से डाउनवर्ड आ रहा होगा, मैं इसको वो नहीं बता रहा कि मैंने इसको डिस्प्लेस करके रखा हुआ है और उसके बाद की बात कर रहा हूं मैंने इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, अब ये ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। उस समय पे मैं इसको किसी भी तरह का फोर्स नहीं दे रहा, तो मैं तब की बात कर रहा हूं। तो यहां पर जब ये मीन पोजीशन से नीचे की तरफ आ रहा होगा तो बताइए फोर्स किस तरफ लगेगा? ये मीडियम के पार्टिकल्स इस पर किस तरफ कोलाइड करेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ के जो भी पार्टिकल्स हैं वो आकर के इससे टकराएंगे और ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे। ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे। ये जो फोर्स होगा इसको डैम्पिंग फोर्स बोला जाएगा, जिसको मैं किससे लिखूंगा? FD से लिखूंगा। ये रीस्टोरिंग फोर्स है। ये वाला कौन सा फोर्स है? ये रीस्टोरिंग फोर्स है, जो किसमें प्रोड्यूस होगा? मीडियम में या स्प्रिंग में? ये स्प्रिंग में प्रोड्यूस होगा। ये मीडियम के कारण से प्रोड्यूस होगा। ये भी किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये हाई वेलोसिटी से नीचे की तरफ आएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? तो आंसर है फोर्स बढ़ जाएगा।
ये जितनी ज्यादा एनर्जी से जाकर के इस वाटर को स्ट्राइक करेगा, इस पर उतना ही ज्यादा अपर डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो बेसिकली ये जो डैम्पिंग फोर्स है ये किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे। अब आप ये बताइए कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा है या वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा था तो ये मीडियम इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, डैम्पिंग फोर्स। तो हमने इस नेगेटिव सिंबल को क्यों लगाया, नेगेटिव साइन को क्यों लगाया, ताकि हम ये बता सकें कि डैम्पिंग फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। अगर आप पेंडुलम का एग्जांपल लेंगे तो उसमें भी समझ सकते हैं। अब ये पेंडुलम मीन पोजीशन से इधर आने वाला है, यहां पर आपको पता है इसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है क्या। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के कारण ये मीन पोजीशन पे रुकता नहीं है और मीन पोजीशन से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है तो उस समय पर ये पार्टिकल जब इससे कोलाइड करेंगे तो क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। किस डायरेक्शन में लगाएंगे, किस डायरेक्शन में लगाएंगे, ये इधर आ रहा था v वेलोसिटी से, और फोर्स किधर लग रहा है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। फिर से जब ये पेंडुलम यहां से किस तरफ जा रहा होगा, मीन पोजीशन की तरफ जा रहा होगा, फिर से इसकी वेलोसिटी इधर बढ़ने वाली होगी। अब इधर जा रहा है ये, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है कुछ ना कुछ, अब फोर्स किधर लगेगा, अब फिर से रास्ते में पार्टिकल्स आएंगे तो ये पार्टिकल्स इसके किस डायरेक्शन में कोलाइड करेंगे, जिस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोलाइड करके इस पर फोर्स लगाएंगे। तो फिर से डैम्पिंग फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, फिर से डैम्पिंग फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये मीन पोजीशन से इधर जाए या इधर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डैम्पिंग फोर्स हमेशा किसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अच्छा, ये प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाते हैं और एक कांस्टेंट को ऐड करेंगे। तो डैम्पिंग फोर्स का फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, एफ डी डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस बीवी। बीवी बी बी इज द डैम्पिंग कांस्टेंट। ये क्या है, ये डैम्पिंग कांस्टेंट है, ये किस पे डिपेंड करेगा, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम। अब आप ये बताइए कि मैंने यहां पर मीडियम पहले वाटर ले रखा था, वाटर को रिप्लेस करके अगर मैं यहां पर हनी भर दूं, शहद भर दूं, तो क्या होगा, डैम्पिंग फोर्स बढ़ेगा या कम हो जाएगा, डैम्पिंग फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि वो विस्कस है, गाढ़ा है ना। उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं विस्कस। आप लोग अभी जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें आप लोग विस्कोसिटी स्टडी करेंगे, तो वो यही होता है, चल रहा है वो। एनीवेज, तो ये जो बी है ये किस पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह का मीडियम लिया। तो हमने उसको भी फॉर्मूला में ऐड कर दिया कि मीडियम अगर विस्कस ज्यादा होगा, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, तो उस केस में डैम्पिंग फोर्स भी बढ़ जाएगा, और अगर मीडियम की विस्कोसिटी कम होगी तो उस केस में डैम्पिंग फोर्स कम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है डैम्पिंग फोर्स का। अब आप मेरे को ये बताइए कि नेट फोर्स कितना होगा इस डायग्राम में, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स भी। जब हमने इसको मीन पोजीशन से ये आगे बढ़ रहा है, ये ऐसा स्ट्रेच हो चुका है स्प्रिंग, उस केस में भी रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ये जो डैम्पिंग फोर्स है ये भी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी कहां काम कर रहा है, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स को हम लोग लिखेंगे द टोटल फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स। अब दो फोर्स काम करेंगे मीन पोजीशन की तरफ, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। F is equal to restoring force is minus kx, damping force is minus bb। ओके, अब यहां से मैं आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके बताता हूँ कि SHM के अंदर डैम्पिंग SHM की क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। F की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ma लिख सकते हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएशन की टर्म्स में लिखते हैं। एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का दो बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, अगर मैं ये लिखूंगा dx अपॉन dt, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे देन दैट विल बी वेलोसिटी। ये क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है dx, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। अब आप इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या होगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यही तो लिखा था हमने, dv अपॉन dt, उसको क्या लिख सकते हैं, उसको एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो मैंने दोनों फॉर्मूलाज लिख दिए। एक्सेलरेशन के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं,
डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर माइनस के एक्स माइनस बी, वी की जगह पर क्या लिख सकते हैं वो लिखा हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये दोनों क्वांटिटीज को इधर ले आइए, यहाँ पर ये नेगेटिव है, इधर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, ये माइनस की टर्म है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा बी डी एक्स अपॉन डी टी, ये माइनस की टर्म है, ये भी इधर आएगी तो क्या हो जाएगा प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये रिजल्ट है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिससे हम लोग किसके बारे में कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डैम्प्ड एसएचएम के बारे में कैलकुलेशंस कर सकते हैं। वो कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, कांग्रेचुलेशंस, तो करनी नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिखेंगे, अदरवाइज कैलकुलेशंस में हमारा टाइम खराब होता। अच्छा, अब इसके बाद जो इक्वेशंस है वो मैं आपको बताता हूं कि हमें कौन कौन सी इक्वेशंस को इसमें याद रखना है। एक तो मैंने आपको डैम्पिंग फोर्स बता दिया, दूसरा मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी, और तीसरा हम लोग इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट भी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट भी किस पे डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा, तो हम इन क्वांटिटीज को फॉर्मूलाज के अंदर ऐड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट की जनरल इक्वेशन क्या थी जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट को x से लिखा हुआ है, और जो एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको मैं किससे लिख रहा हूं, ए नॉट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, एम्पलीट्यूड को हम किससे लिख रहे हैं, ए नॉट से लिख रहे हैं। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। अच्छा, ये इक्वेशन इस केस में काम नहीं आएगी, ये तो कौन से केस में काम आएगी, जब हम कौन से वाला पढ़ रहे थे, जब हम अनडैम्प्ड पढ़ रहे थे। डैम्पिंग ऑसिलेशन में ये इक्वेशन बनेगी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m कोस ओमेगा डैश टी प्लस 5। ये यहाँ पर साइन भी लिख सकते हैं आप लोग, साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिर्फ उसको बताएगा कि हमारा ऑसिलेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें आप ये बताइए कि एम्पलीट्यूड कहां पर दिख रहा है आपको। ये इक्वेशन थी हमारे पास, इस इक्वेशन में इसको एम्पलीट्यूड बोलते थे कांस्टेंट टर्म को, और ये क्या होता है, दिस इज ये क्या है, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, जो ये बताता है कि टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है। ग्राफ हमने इसीलिए तो बनाया था। तो इस टर्म में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड को बताएगा। अब आप ये बताइए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है या चेंज होगा। इक्वेशन में देख करके आपको समझ आ रहा होगा, e टू द पावर माइनस बी टी लिखा हुआ है, देखो इसमें ए नॉट कांस्टेंट है, ये मैक्सिमम मीन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर इधर जाता है, 5 सेंटीमीटर नीचे जाता है, तो ये कांस्टेंट रहेगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। बी जो मीडियम ले लिया उसको चेंज नहीं कर रहे, तो विस्कोसिटी भी बदलेगी नहीं, तो बी कांस्टेंट होगा। 2m, ये जो मास था m, ये भी चेंज नहीं हो रहा, और 2 भी कांस्टेंट है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर t की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है जो किसको डिस्क्राइब कर रही है, जो इसके एम्पलीट्यूड को बताएगी, उसमें टाइम का फंक्शन आ गया। अगर टाइम चेंज होगा तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। और अभी जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था ना, ये वाला, जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा था, लास्ट में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपने पढ़े होंगे, यही तो होते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, जिसमें टाइम के साथ साथ क्या होता जाता है, क्वांटिटी डिक्रीज होती जाती है। तो ये देखिए, ये डॉटेड लाइन मैंने कौन से वाली बनाई है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ की तो लाइन